तो बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। न्यू लेसन है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ ए मैग्नेट, मूविंग चार्ज और ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इट इज द स्पेस surrounding any magnet, moving charge or any current carrying conductor in which its magnetic effect can be experienced, that is called magnetic field। तो मीन्स ये जैसे कोई मैग्नेट है, आपका एक चार्ज या मूविंग चार्ज या क्या कहेंगे, आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके सराउंडिंग में जो भी स्पेस होगा, द स्पेस इन विच वी कैन experience the magnetic effect, that is called magnetic field। तो इसकी यूनिट्स होती हैं आपकी, ये टेस्ला यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ये आपका गॉस है। तो जो टेस्ला ये आपका एसआई यूनिट है और ये गॉस जो है आपका ये सीजीएस यूनिट है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको जो हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। और ये आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑर्स्टेड ने क्या बताया था? पहले जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या आपके अराउंड देखा गया था, मैग्नेट था उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस किया गया। तो ऑर्स्टेड ने क्या किया, उन्होंने ये आपका सर्किट बना हुआ कंडक्टिंग वायर लिया, कंडक्टिंग वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो पहले इन्होंने की ओपन रखी। ठीक है, की ओपन है मीन्स देयर इज नो करंट इन द कंडक्टिंग वायर, और इसके पास में ये क्या मैग्नेटिक नीडल ले गए। तो यहाँ पे देखा देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल क्या, इट इज ए instrument by which we detect the magnetic field। it is the instrument by which we detect the magnetic field। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, की को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो होने लगा। अब उन्होंने क्या देखा, देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल, मीन्स देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द वायर। इसका मतलब क्या, वायर के सराउंडिंग में क्या मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डिटेक्टेड बाय द मैग्नेटिक नीडल। तो इस समय जो डिफ्लेक्शन आपका 1 डायरेक्शन में आया, पहले आपका ये हॉरिजॉन्टल में था और ये डिफ्लेक्ट हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में उन्होंने क्या किया, जो बैटरी है ये बैटरी को रिवर्स कर दिया। बैटरी को रिवर्स करने से पोलैरिटी चेंज कर दी, तो इसमें जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब उन्होंने क्या देखा, जो डिफ्लेक्शन था अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, करंट फ्लो हो रहा, डिफ्लेक्शन दिखा रहा, बट जब इन्होंने कंपेयर किया तो डिफ्लेक्शन क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ऑर्स्टेड कंक्लूड दैट ए मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। ए मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर and the direction of magnetic field depends upon the direction of current। करंट डायरेक्शन जब उन्होंने करंट की चेंज कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऑर्स्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या बताया कि दैट मूविंग चार्ज, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। तो ये हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायो सेवर्ट्स लॉ। तो ये जो आपका लॉ है, दिस लॉ डील्स विथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। ठीक है, इसमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट के थ्रू जो भी आपका फील्ड जनरेट होता है उसको निकालते हैं। तो दिस लॉ, बाय दिस लॉ वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। ये देखेंगे, ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर एक वायर है आपका, ठीक है, एक्स वाई वायर, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है।
तो इसमें आपका स्मॉल एलिमेंट हमने लिया dl, तो वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट dl। तो dl इज द वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट, या दिस इज इनफाइनाइट साइमल स्मॉल एलिमेंट, मतलब बहुत ही छोटा एलिमेंट है आपका, ठीक है। तो ये वायर हो गया, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट। तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P which is at r distance from the current element. Point P is at r distance from the current element. So theta क्या, theta is the angle of current element and the line joining the current element to the point P. थीटा जो है ये जो आपका लाइन ज्वाइनिंग है टू द करंट एलिमेंट और पॉइंट P, इसके बीच का आपका एंगल है थीटा। तो ये देखिए फिगर में हमने शो किया हुआ थीटा, तो इट इज द एंगल बिटवीन dl and the line joining the dl and the point P. So from the Biot-Savart law, the magnetic field produced at point P is proportional to current I. dB क्या है, dB is the small magnetic field which is produced at point P due to small element dl. So dB is proportional to the current flowing through the small element. So dB is proportional to I and dB is proportional to the small element. So dl is the length of small element. So dB is proportional to dl. dl is the length of small element and dB is proportional to the sin theta. Theta क्या आपका एंगल है between dl and the line joining the dl and point P. So dB is proportional to sin theta. Next है आपका dB is inversely proportional to the square of the distance between the small element and point P. So dB is proportional to 1 upon r square. अब ये जो 4 पॉइंट्स है इनको कंबाइन करेंगे तो क्या कह सकते हैं, dB is proportional to I dl sin theta upon r square, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल साइन है, तो हम इसको लिखेंगे dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है आपका, इसमें जो म्यू नॉट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, या टेस्ला भी हो सकता है आपका, या एक और होता है आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर। आप अगर इसकी डायमेंशन लिखेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड की तो ये क्या होता है ml T-2 A-2। अब आपको जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका वेक्टर फॉर्म है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। वेक्टर फॉर्म क्या है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म है। अब आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। अब अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, फाइंड आउट करना, तो कैसे निकालेंगे, तो देयर आर सम रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रूल्स लिखे। फर्स्ट आपका रूल है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल इसमें लगाएंगे आप। तो ये जैसे आपका क्या राइट हैंड है, ये क्या है राइट हैंड, ये आपका क्या पाम है। तो इसमें जो थंब होता है, इफ द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द परपेंडिकुलर टू द पाम shows the direction of magnetic field. If thumb shows the direction of current, then the perpendicular to the palm shows the direction of magnetic field. तो यहाँ पे देखेंगे इसीलिए देखिए यहाँ पे ये आपका आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी अपवर्ड। तो ये जो आपका थंब है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये आपका पाम है तो ये जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ऐसे होगा, पाम के लिए परपेंडिकुलर ऐसे होगा,
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस तरह होगा, ठीक है, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये हमने क्रॉस देखिए लगाया हुआ है, क्रॉस मीन्स क्या होता है, इनवर्ट डायरेक्शन के लिए क्रॉस लगाते हैं, अगर आउटवर्ड होता है तो डॉट लगाते हैं। तो ये आपका देखिए करंट फ्लो हो रहा, परपेंडिकुलर टू द पाम कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से। तो ये डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरह हो जाएगी यहाँ पे। तो ये क्रॉस से हमने डिनोट किया है। नेक्स्ट है आपका मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो इसमें जैसे ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रू ड्राइवर जैसे है, ये स्क्रू ड्राइवर होता है ऐसे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए आपका ये इसमें करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, ये जो एरो देख रहे हैं ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है। तो ये जैसे आपका ये स्क्रू ड्राइवर हो गया, तो इसको जैसे आप ऐसे रोटेट करेंगे आप, ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर कहाँ होगा, ये इनवर्ट डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे करेंगे आप तो टाइट होगा स्क्रू, तो स्क्रू टाइट होगा तो इनवर्ट जाएगा। तो इसमें जो आपका ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, इनवर्ट होगा। तो जैसे आप उसको रोटेट कर रहे हैं, देखिए ऐसे रोटेट हो रहा है, यू ऐसे रोटेट हो रहा। तो ये जो आपका टिप का जो ये मूवमेंट है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें कहते हैं इफ द मूवमेंट ऑफ टिप, ये जो आपका मूवमेंट ऑफ टिप है, शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द मूवमेंट ऑफ हेड, ये आपका क्या हेड है, देन द मूवमेंट ऑफ हेड ऑफ स्क्रू ड्राइवर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें इनवर्ट अगर है तो ये स्क्रू ड्राइवर है, ऐसे आप करेंगे तो ये क्या होगा, टाइट होगा अंदर की ओर, ठीक है। तो ये इसका करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट हो गई। तो ये हेड है, हेड का जो मूवमेंट होगा वो क्या बताएगा, आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, आपका इस तरह होगा। नेक्स्ट है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में देखेंगे आप, ये जैसे आपका राइट हैंड है आपका, ठीक है, ये आपका थंब रूल है। तो इसमें कहते हैं अगर ये जो थंब है, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द रोटेशन ऑफ फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे इसमें आपका ये करंट ऐसे जा रहा है आपका, तो जब आप ये फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे, देन द कर्लिंग ऑफ फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या राइट हैंड थंब रूल, थंब क्या बताता है आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो these are the rules to find out the direction of magnetic field। तो ये आपका बायो सेवेंथ लॉ जो टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवेंथ लॉ, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवेंथ लॉ में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखिए डायग्राम, ये ए बी आपका क्या है, दिस इज ए करंट कैरिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें हमने एक ये स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ सी डी जो लिया है, इसकी लेंथ क्या है आपका, ये आपका डीएल है ये, ठीक है। तो सी डी क्या स्मॉल एलिमेंट है, इसमें आपका आई करंट फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है। और ये पी पॉइंट है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट है, यहाँ से इसका ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है। तो पी पॉइंट का वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है, ये पी क्यू क्या है, कैपिटल आर है, और ये आपका स्मॉल है आर है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है ये P फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट P। थीटा ये आपका एंगल है बिटवीन द स्मॉल एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द स्मॉल एलिमेंट टू पॉइंट P। ये हमने एंगल अल्फा लिया है, और ये स्मॉल एंगल आपका डी अल्फा है, ठीक है। अब यहाँ P पे अब हम बायो सेवेंथ लॉ लगाएंगे। तो वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट DL। तो आपने ये बायो सेवेंथ लॉ में पढ़ा, DB इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसमें देखेंगे ये ट्रायंगल देखेंगे PCE, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल आपका स्मॉल एंगल है डी अल्फा, तो साइन डी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अल्फा फॉर स्मॉल एंगल, साइन डी अल्फा इक्वल टू डी अल्फा। यहाँ पे ये क्या होगा CE परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या CE है, हाइपोटेन्यूज क्या स्मॉल r है, तो CE अपॉन r हो गया। यहाँ से CE की वैल्यू क्या लिख सकते हैं r डी अल्फा। अब ये देखेंगे ये स्मॉल आपका DCE ट्रायंगल है, इसमें से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, एंगल आपका क्या है थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा CE अपॉन DL परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से आप CE की वैल्यू लिखेंगे तो CE इक्वल टू क्या हो जाएगा DL साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे ये इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं DL साइन थीटा इक्वल टू R डी अल्फा, ठीक है। अब ये ट्रायंगल और है CPQ, तो CPQ से ये कॉस अल्फा, ये एंगल क्या अल्फा कॉस अल्फा निकालेंगे तो ये क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका कैपिटल R है और हाइपोटेन्यूज क्या स्मॉल r है, यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू लिख सकते हैं R अपॉन कॉस अल्फा। अब आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन तीनों को आप कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे जो DL साइन थीटा है इसका क्या लिख सकते हैं R डी अल्फा, तो हमने क्या लिखा DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I R डी अल्फा अपॉन ये आप DL साइन थीटा की जगह क्या हो गया स्मॉल R डी अल्फा हो गया और अपॉन R स्क्वायर पहले से था स्मॉल R स्क्वायर, तो ये स्मॉल r एक स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा स्मॉल r। अब थर्ड में देखिए स्मॉल r को क्या लिख सकते हैं कैपिटल R अपॉन कॉस अल्फा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे नीचे में स्मॉल r बचेगा तो स्मॉल r की क्या लिख देंगे R अपॉन कॉस अल्फा, तो ये कॉस अल्फा अपर साइड में आ जाएगा, तो ये क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन R हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्मॉल r की वैल्यू रख दी है इन द टर्म ऑफ कैपिटल R। अब देखिए यहाँ पे cos अल्फा और d अल्फा ये आपका वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें क्या कांस्टेंट है। अब आपको नेट फील्ड निकालनी है तो उसके लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके लिए जो आपको d अल्फा इसकी लिमिट बतानी है, तो ये अल्फा एंगल है, तो देखिए लोअर साइड में जैसे जाएंगे तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा अल्फा 1, अपर साइड में ये जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा 2 हो जाएगा। अब डाउन साइड है इसलिए यहाँ पे माइनस अल्फा 1 लेंगे, माइनस अल्फा 1 लेंगे क्योंकि ये डाउन साइड है एंगल, और ये एंगल अपर साइड इसलिए इसको प्लस अल्फा 2 लिखेंगे, तो ये अल्फा की लिमिट्स हो गई माइनस अल्फा 1 और प्लस अल्फा 2। अब आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द पॉइंट P, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन कैपिटल R, ये सब कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा आपका कॉस अल्फा डी अल्फा, अल्फा की लिमिट है माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2, फिर कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन अल्फा, लिमिट क्या माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2। अब इसमें लिमिट रख के आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला ये बन जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये P पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया है। अब ये जो हमने फॉर्मूला निकाला ये आपका ड्यू टू द फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, इसमें आपका AB का कुछ लेंथ होगा, आपका फाइनाइट लेंथ है। अब इसी में एक स्पेशल केस आता है अगर ये वायर कैसा हो जाए इनफाइनाइट हो जाए आपका, तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो P पॉइंट और ऊपर चला जाएगा इनफाइनाइट पे, A पॉइंट भी कहाँ चला जाएगा इनफाइनाइट पे, तो ये जो एंगल है अल्फा 2 ये धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसी तरह ये अल्फा 1 है, ये जब इनफाइनाइट पे ले जाएगा धीरे धीरे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो अगर इनफाइनाइट वायर है तो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों क्या हो जाएंगे आपके 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये साइन 90 और ये भी साइन 90, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
तो ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे आई की जगह क्या हो जाएगा 2i अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आई की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फार्मूला ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। इसी में कहते हैं अगर आपका सेमी इनफाइनाइट वायर हो, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर मीन्स ये जो एंड ए यहाँ पे निकाले, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है और वायर का ये इनफाइनाइट है आपका, ठीक है, बट इसके ये एंड पे निकालना, तो इसको क्या बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर बोलते हैं। मतलब एक एंड आपको पता है, दूसरा ना होगा इनफाइनाइट पे होगा। तो इफ द वायर इज सेमी इनफाइनाइट, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये जैसे आपका इसके यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको निकालना, और ये बी वाला पॉइंट कहाँ है इनफाइनाइट पे, तो सेमी इनफाइनाइट होगी। तो इस पॉइंट पे अगर निकालेंगे आप, तो ये जो अल्फा 1 ये तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, अल्फा 1 क्या हो गया, जैसे ये पी पॉइंट यहाँ पे आ गया, मान लीजिए अल्फा 1 0 हो जाएगा, और अल्फा 2 क्या रहेगा 90 रहेगा। तो सेमी इनफाइनाइट के केस में अब अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है, तो अल्फा 1 0 हो जाएगा और अल्फा 2 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया टर्म, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई अपॉन आर हो जाएगा। तो ड्यू टू इन सेमी इनफाइनाइट वायर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। तो अगर इनफाइनाइट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें पूरा टर्म जो क्या हो जाएगा 2i अपॉन आर हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट है तो ये जो पूरा टर्म क्या हो जाएगा i अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 स्पेशल केस थे। तो ये जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है, थैंक यू।